दोस्तों इमेजिन करो कि आप अपने जीवन की सारी जमा पूंजी बेचकर किसी दूसरे शहर चले जाते हो इस उम्मीद में कि वहां आप थोड़े से ज्यादा पैसे कमा लोगे और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाओगे। पर जब आप वहां पहुंचते हो आपको पता चलता है कि अब आप एक ऐसे दलदल में फंसने जा रहे हो जहां से ना तो आप खुद निकल सकते हो और ना ही आपको कोई और निकाल सकता है। क्योंकि जैसे जैसे आप उस दलदल के अंदर धंसते जाते हो आपको अपने ही जैसे कई और लोगों की लाशें दिखाई देती है जो आप ही की तरह यहाँ काम की तलाश में आए थे पर कभी वापस नहीं लौट सके। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था नाजिब मोहम्मद नाम के इस शख्स के साथ जिसके जीवन के उन 4 सालों के ऊपर ये पूरी फिल्म आधारित है। नाजिब मजदूरी करने वाला एक सीधा साधा इंसान जिसका अपना एक छोटा सा परिवार है और अब उसके परिवार में जल्दी ही एक और नया मेहमान आने वाला है। बस इसी उम्मीद में कि वो अपने होने वाले बच्चे और अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके वो इंसान अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर निकल पड़ता है सऊदी, जहाँ उसी के जैसे हज़ारों लोग एक सपना लेके जाते हैं। कोई बहुत बड़ा सपना नहीं, बस अपने शहर से अपने देश से थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाने का सपना। और उसे वहाँ एक सेल्समैन की नौकरी का वादा करके भेजा जाता है, लेकिन आगे उसके साथ क्या क्या होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। उसे बस वहाँ पे भेड़ बकरियाँ चराने के लिए एक गुलाम की तरह रखा जाता है। खाने के लिए सिर्फ रोटी और पीने के लिए बस थोड़ा सा पानी दिया जाता है। गल्फ कंट्री है ना, वहाँ पानी की कीमत इंसानों से कई गुना ज़्यादा महंगी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उन 4 सालों में नाजिब ये तक भूल जाता है कि पैसा दिखता कैसा है। एक और होता है वहाँ पर बिल्कुल उसी के जैसा, बस फ़र्क इतना है कि वो इंसान अब अपने वापस जाने की उम्मीद हार चुका है। अब नाजिब उस नर्स से बाहर निकल पाता है या नहीं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चले, क्योंकि यार कुछ और देखो ना देखो ये फिल्म तो ज़रूर देख लेना। शायद इस फिल्म के बाद आपका कुछ और देखने का मन ही ना करे। शायद अभी तक आप अपने जिस काम से सबसे ज़्यादा नफरत करते थे अब आप अपने उसी काम की इज्जत करने लगो। अपने लोगों की, अपने घर की, अपनी मिट्टी की कीमत समझो। मैंने जब इस फिल्म का ट्रेलर देखा था तब मेरे मन में भी यही सवाल आया कि आखिर इस फिल्म का टाइटल द गोट लाइफ ही क्यों रखा गया। पर फिल्म देखने के बाद मुझे पता चला कि इसके पीछे एक काफ़ी गहरा सिंबलिज्म है। जब नाजिब को वहाँ उन बकरियों के साथ उसी माहौल में रहना पड़ता है, उन्हीं के बीच खाना सोना, उन्हीं की देखभाल करना, तब वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को उन्हीं के जैसा महसूस करने लगता है। उसकी अपनी डिग्निटी, वो आइडेंटिटी मानो कहीं खो सी जाती है। वो भूल जाता है कि वो एक इंसान है। ये टाइटल दर्शाता है कि माइग्रेंट लेबरर्स, स्पेशली गल्फ जाने वाले वर्कर्स, किस तरह अपनी इंडिविजुअलिटी तक सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब यहाँ एक फिलोसॉफिकल एंगल भी हो सकता है कि बकरी को ट्रेडिशनली सैक्रिफाइस और हेल्पलेसनेस का सिंबल माना जाता है। बकरी यानी गोट, और नाजिब से ज़्यादा हेल्पलेस इंसान वहाँ उस वक्त उस रेगिस्तान में कोई भी नहीं होता। और जो सैक्रिफाइस 4 साल तक उस इंसान ने किया, मतलब एक ऐसे रेगिस्तान में फंस जाना जिसका दूर दूर तक कोई किनारा नज़र ही नहीं आता, ये सोच कर ही डर लगता है। मतलब क्या क्या झेला होगा उस इंसान ने। आगे जो सीन्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो सुनकर तो आपकी रूह कांप जाएगी। और देखो वैसे तो इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। जैसे जब पहली बार नाजिब को वहाँ उसके कबील यानी उसके मालिक खाने के लिए बस एक रोटी देते हैं और जब नाजिब को वो सूखी रोटी निगलने में भी दिक्कत आती है तो वो उसे कहते हैं कि इसे पानी में डुबो कर खाओ, और फिर वो उसे वैसे ही खाता है। पर जब वो रोटी खाते खाते उसे रोना आता है ना यार, यहाँ इस सीन में पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक बार फिर अपनी बियॉन्ड परफेक्शन वाली परफॉर्मेंस की एक झलक दिखाई है। या फिर मैं बात करूँ उन सीन्स की जहाँ पर नाजिब उन जानवरों के बीच रहकर धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है। उन्हीं के जैसे खाना खाना, उन्हीं के जैसे कूंड में मुंह डालकर पानी पीना। हमारे राजस्थान में इस चीज़ को कूंड कहा जाता है जिसमें जानवरों के लिए पानी भरा जाता है, और वो भी यहाँ इस सीन में ऐसे ही पानी पीता है मानो जैसे ये सब उसकी फितरत में आ गया हो। पर तब उसके पास किसी अपने की दी हुई एक ऐसी चीज़ होती है जो उसे ये एहसास दिलाती है कि वो अभी भी जिंदा है, उसकी अपनी एक पहचान है और उसका कोई अपना आज भी उसका इंतज़ार कर रहा है। और वो एक चीज़ होती है उसकी बीवी के हाथ का बना हुआ अचार, जिसे वो अपने साथ लेकर आता है। उस अचार के ख़त्म हो जाने के बावजूद भी वो उस बरनी को फेंकता नहीं है, बल्कि उसकी खुशबू ही काफ़ी होती है नाजिब की आंखों में आंसू ले आने के लिए। और फिर आता है ये सीन जहाँ ब्लेसी के डायरेक्शन ने कमाल ही कर दिया था कि जब नाजिब कई महीनों बाद अपने आप को एक शीशे में देखता है तो उसे अपनी इस हालत पर यकीन तक नहीं होता कि वो क्या बन चुका है। वो आईने में अपने आप को ही पहचान नहीं पाता। उसका वजन बहुत बुरी तरह घटने लगता है, और क्योंकि उसे इतने महीनों तक नहाने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता, तो जब उसे फाइनली वहाँ से भाग जाने का मौका मिलता है
तो किसी के वहाँ ना होने का मौका देखकर उसकी एक बार इच्छा होती है कि वो बस नहा ले। और जब वो नलका शुरू करता है और उसके सिकुड़े हुए शरीर पर पानी की बूंदें गिरती है तो उसका बदन जलने लगता है, मानो जैसे इससे पहले कभी उसके शरीर ने पानी को छुआ ही नहीं है। धूप, गर्मी और उस रेतीले वातावरण की वजह से उसकी बॉडी इस हद तक कमज़ोर पड़ जाती है कि उसे पानी तक चुभने लगता है। यहाँ ब्लेसी का डायरेक्शन इतना परफेक्ट है कि उन्होंने इस डेजर्ट को भी एक लिविंग मॉन्स्टर की तरह दिखाया है कि नाजीब चाहे इससे जितना भी दूर भागने की कोशिश करे, वो अंत में यहीं आकर लौटेगा। और अब लास्ट में आते हैं उस सीन पर जो सिर्फ एक ब्लिंक जितने मोमेंट में ही ख़त्म हो जाता है, पर इतना इम्पैक्टफुल है कि फिल्म से और कुछ आपको याद रहे ना रहे, ये मोमेंट आपको ज़रूर याद रहेगा। यहाँ जब नाजीब को फाइनली उस नर्क से बाहर निकलने का मौका मिलता है और वो जाने से पहले उन सभी भेड़ बकरियों को, उन ऊँटों को चारा खिलाता है, जहाँ वो जाते जाते भी उनका ख्याल करता है कि मेरे जाने के बाद ये बेचारे जानवर कहीं भूखे ना रह जाएं। तब वो अपने पास खड़े एक ऊँट की आंखों में अपना एक रिफ्लेक्शन देखता है और यहाँ उसे पहली बार ये एहसास होता है कि पिछले 4 साल से इन सब जानवरों की सेवा करते हुए अनजाने में ही उसका दिल इनसे जुड़ गया है। वो इन्हीं की तरह इनसे बातें करता है, खुद भले ही भूखा क्यों ना सो जाए, पर बकरियों को चारा खिलाना नहीं भूलता। उस रिफ्लेक्शन में उसे अपना वो हिस्सा दिखाई देता है जिसे वो कभी अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। वो हिस्सा यहीं इसी रेगिस्तान में रह जाएगा। निकलने से पहले जब वो उन बकरियों और ऊँटों से ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अब कोई और आएगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, वक्त पर खाना खा लेना। यार मैं क्या बताऊँ, मैंने पूरी फिल्म में खुद को कंट्रोल किया, मगर इस सीन पे मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। मुझे कुछ पल के लिए फिल्म को पॉज करना पड़ा था इस सीन पे। और यार अब इस फिल्म में डायरेक्शन से लेकर सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और पृथ्वीराज सुकुमारन सब कुछ ही गोट है। अब वैसे तो और भी बहुत सारे सीन्स हैं जो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे आप सबके साथ में डिस्कस भी करने हैं। पर अब क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है एंड आई एम डैम श्योर बहुत से लोगों ने इस वीडियो को 2 मिनट से ज़्यादा देखा ही नहीं होगा, एंड इट्स टोटली फाइन, क्योंकि इस फिल्म को भी इसके हिंदी वर्जन में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था और आज भी बहुत से लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है। तो पहले आप सब ये फिल्म देख लो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता ज़रूर देना। आप इस फिल्म से अपने फेवरेट सीन्स मेरे साथ कभी भी कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, और हमेशा की तरह मैं आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए परेशान नहीं करूँगा, वो आपके ऊपर है। बस कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरी रिकमेंड की हुई मूवीज़ आपको अच्छी लगे, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।